जो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है विंड्स, हवाएं अथवा पवनें। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले चर्चा करेंगे डेफिनेशन ऑफ विंड, यानी कि हवाओं की परिभाषा क्या होती है। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ विंड, और थर्ड है आपका लोकल विंड्स डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर फोर्थ है आपका क्वेश्चन आंसर, जो विगत वर्षों में क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं हवाओं से संबंधित, उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो क्योंकि हम इसके पहले आपको बता चुके हैं तो रफली आज हम बताएंगे आपको डेफिनेशन ऑफ विंड। हवा क्या है? तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज, जो वायु है उसका क्षैतिज प्रवाह ही पवन कहलाता है या हवाएं कहलाती हैं। इनके वर्गीकरण को अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार की होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स में अगर देखेंगे तो ये 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका प्लैनेटरी विंड्स, या इनको प्रीवैलेंट विंड्स भी कहते हैं। विंड्स आज इनवेरिएबल विंड्स भी कहते हैं। गृही पवने, अथवा प्रचलित पवने, अथवा सनातन पवने। दूसरा इसमें पीरियाडिक विंड्स और सीजनल विंड्स। मौसमी पवने। थर्ड इसमें लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। प्लैनेटरी विंड्स या प्रीवैलेंट विंड्स या इनवेरिएबल विंड्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, या इसके अंतर्गत 3 पवनें आती हैं। पहला है आपका ईस्टर्ली विंड्स, पूर्वी हवाएं, और दूसरा है वेस्टर्ली विंड्स, पछुआ हवाएं, और थर्ड है आपका पोलर विंड्स, ध्रुवी। इसके अंतर्गत 3 प्रकार 3 हैं, ईस्टर्ली, पूर्वी या व्यापारिक। दूसरा है इसमें वेस्टर्ली विंड्स, पछुआ हवाएं अथवा पश्चिम। तो प्रचलित पवने या गृही पवने, यानी कि ये जो पूरे प्लैनेट में प्रवाहित होती हैं और हमेशा प्रचलित रहती है, यानी कि हमेशा प्रवाहित होती है, सनातन पवने हैं। कॉन्टिन्यू इनवेरिएबल, बिना परिवर्तित हुए पूरे वर्ष भर पूरे प्लैनेट पे, पूरे ग्रह पर प्रवाहित होती है। इनको हम लोग प्लैनेटरी विंड्स या प्रचलित पवने या इनवेरिएबल विंड्स जो है कहते हैं। चूँकि ये मेजर क्षेत्र को प्रभावित करती है, पूरे प्लैनेट को प्रभावित करती है, जो इनकी प्रेशर बेल्ट्स होती हैं चूँकि पूरे प्लैनेट पे पाई जाती हैं, वायुदाब पेटियाँ, तो इनका प्रभाव अभी पूरे प्लैनेट पे रहता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ईस्टर्ली विंड्स, पूर्वी हवाएं, जिसको हमने बताया था कि
उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक, तो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि उत्तर पूर्व से ये दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और हमने आपको बताया था कि ये जो पवनें होती हैं ये वास्तव में प्रेशर ग्रेडियंट के कारण उत्पन्न होती हैं, और प्रेशर ग्रेडियंट भी तापमान से रिलेटेड होता है। जैसे आपका उच्च वायुदाब है, निम्न वायुदाब, तो आप देखते हैं कि किससे बनता है, तापमान से बनता है। जहाँ उच्च तापमान होता है वहाँ वायुदाब निम्न होता है, और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ उच्च वायुदाब होता है। तो इस तरीके से जो हमारे प्लैनेट पे प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं वो पृथ्वी के घूर्णन और तापमान के कारण बनती हैं। दो पेटियाँ आपको हमने बताई थी कि तापजन्य थर्मली इंड्यूस्ड है, इनको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। दोनों में तापमान का प्रभाव अधिक है कंपेरिजन टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव की अपेक्षा। और जो आपकी दो पेटियां हैं आपकी सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये कैसी है, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, गति जन्य, यानी कि इसमें पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव तापमान की अपेक्षा अधिक है। प्राइमरी कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन है, जबकि सेकेंडरी कॉज क्या है, जो है तापमान। दोनों एक साथ कार्य करते हैं। मत सोचिए कि वहाँ पर तापमान कार्य नहीं करता, तापमान भी वहाँ पर कार्य करता है, लेकिन प्रभाव वहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन का ज़्यादा है, जबकि तापमान का प्रभाव वहाँ पर गौण हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन इसी तरीके से भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर जो है तापमान का प्रभाव ज़्यादा है, वो प्राइमरी है, मुख्य है, जबकि पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव गौण हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं कि कार्य नहीं करते, वो दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, लेकिन कौन ज़्यादा प्रभावित करता है ये जो है निर्भर करता है। उसी के कारण इनको थर्मली इंड्यूस्ड और डायनेमिकली इंड्यूस्ड कहा गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो उपोष्ण जो हमारी उच्च वायुदाब पेटी होती है उसी से जो है ध्रुवीय भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ जो होती है पवनें प्रवाहित होती हैं। ठीक, हमने बताया था कि फेरेल्स लॉ यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवाएं जो होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर विचलित हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस नियम को फेरेल ने बताया था, इसलिए फेरेल्स लॉ इसको कहा जाता है। आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि फेरेल्स नियम क्या है। फेरेल्स लॉ जो मुख्य रूप से वो हवाओं की दिशा से, ना कि हवाओं की गति से। हवाएं जो होती हैं वास्तव में जो हमारी आइसोबार्स होती हैं उनके परपेंडिकुलर प्रवाहित होती हैं। जैसे ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स होते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाएं, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1040 है, यहाँ पर 1020 मिलीबार है। ये रेखाएं 1020 मिलीबार जहाँ जहाँ होगा उसको मिलाने वाली रेखाएं आइसोबार कहलाएंगी। आइसो में समान, और बार जो होती है दाब को मापने की यूनिट होती है, इकाई होती है प्रेशर की। तो ये इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए ऐसे रेखाएं हैं तो ये इसके लंबवत प्रवाहित होंगी। ठीक, हवाएं जो है हमेशा कैसे प्रवाहित होती है, आइसोबार के परपेंडिकुलर। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये अपने मार्ग से उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं। ये इसका बायां क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इधर, हाँ, इसका भी बायां। तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी जैसे जैसे घूमती हवाएं पीछे छूटती जाती हैं तो वो
जो है अपना एक स्ट्रेट मार्ग, सीधे मार्ग को नाप कर जो है विचलित हो जाती है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण हवाएं जो है विचलित हो जाती हैं, या एग्ज़ाम में आएगा कि किसके कारण विचलित हो जाती है, तो हो सकता है वहाँ पर कोरियालिस फोर्स दिया रहे। तो आपको चूँकि इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग विक्षेपित बल भी कहते हैं, डिफ्लेक्टिव फोर्स कहते हैं, उसका पता लगाया था कोरियालिस ने। इसीलिए इसको कोरियालिस बल के नाम से भी आ सकता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी आ सकता है, और विक्षेपित बल के नाम से भी आ सकता है, डिफ्लेक्टिव फोर्सेस के नाम से भी आ सकता है। ये तीन नामों से आप इसको जानेंगे कि पृथ्वी जो हवाएं होती हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण अथवा विक्षेपित बल के कारण अथवा कोरियालिस फोर्स के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो अब वेस्टर्ली विंड्स, चूँकि ये पश्चिम से पूर्व की, हमने ये भी बताया था कि दिशाओं के आधार पर जहाँ से ये उत्पन्न होती है उस दिशा से इसका नाम लिया जाता है। चूँकि ये पूर्व से उत्पन्न होती है इसीलिए इनको पूर्वी हवाएं भी कहते हैं। उस समय प्राचीन समय में जो हमारे नावें होती थी वो खेने वाली नावें होती थी, कोई मशीनों से नहीं चलती, तो वो हवाएं जो है उनको आगे बढ़ने में मदद करती थी। क्योंकि उस समय जो है हमारी सागर या ओशंस, महासागरों की जो यात्रा की जाती थी वो व्यापार के लिए की जाती थी, इसलिए उस व्यापार में इनको सहायता करती थी हवाएं, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स के नाम से भी जाना जाता है, व्यापारिक पवनों के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी या व्यापारिक हवा। सेकेंड है वेस्टर्लीज, जो आपके उच्च वायुदाब पेटी से, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती है। ये चूँकि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है इसलिए इनको पछुआ हवाएं कहते हैं। फिर इसके ऊपर है पोलर, यानी कि ध्रुवी जो होता है वो उच्च वायुदाब होता है। चूँकि वहाँ तापमान कम होता है तो वायुदाब, उच्च वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वो हवाएं चूँकि पोल से आती है, ध्रुवों से आती है, इसलिए उनको पोलर विंड्स कहते हैं, ध्रुवी होने कहते हैं, जो ठंडी हवाएं। ठीक, तो इतना हमने आपको बताया था, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद मौसमी विंड्स या पीरियडिक विंड्स, सीजनल विंड्स, ऐसी हवाएं जिनके दिशा में परिवर्तन होता हो, वो मौसमी हवाएं कहलाती हैं या पीरियडिक विंड्स कहलाती हैं। लोकल स्तर पर जो है, जो हमारी लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज हैं, सागरी और स्थलीय समीर है, उनमें प्रतिदिन एक दिन में ही अंतर होता है, 24 घंटे में उनकी दिशाओं में अंतर हो जाता है। और जबकि जो हमारी मानसून विंड्स हैं उनमें वर्ष में एक बार अंतर हो जाता है उनकी दिशाओं में। ग्रीष्म ऋतु में जो है उनकी दिशा जो होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, और शीत ऋतु में उनकी क्या होती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। इस तरीके से हमने आपको बताया था कि मानसून जो है अरबिक वर्ड से लिया गया है मौसम शब्द से, जिसका मतलब होता है रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवाओं की दिशा में उत्क्रमण, यानी कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाए। यहाँ तक हमने कल आपको बताया था। अब नेक्स्ट टाइम आपको बता रहे हैं लैंड ब्रीज एंड सी। तो पहला था हमने आपको मानसून विंड्स के बारे में बताया था। मानसूनी पवन, इसको भी हमने बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में, चूँकि जानते हैं आपकी जून के समय सूर्य हमारा कर्क रेखा के पास पहुंच जाता है, भारत के जो लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो उस समय जो है हमारा जो लैंड है, स्थल है, वो क्या हो जाता है, एकदम तप्त हो जाता है, जिससे वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जबकि उसके तुलना में हमारा जो ओशियंस है, यानी कि जो अरब सागर है, वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो वहाँ पर उच्च वायुदाब स्थापित हो जाता है, इसलिए हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है। और चूँकि ये ओशियंस टू लैंड जाती है, सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए वो आर्द्रता युक्त होती है, वो आर्द्र पवनें होती हैं, वार्म एंड मिल्ड एयर्स होती है। तो
वो पौने जो होती क्या करती है, वर्षा करती है। वार्म एंड ह्यूमिड या वार्म एंड एयर होती है जो वास्तव में क्या होती है, आर्द्रता से युक्त होती हैं और वो वर्षा करती जाती है। फिर इसी तरीके शीत ऋतु में जस्ट अपोजिट हो जाता है। शीत ऋतु में क्या होता है कि हमारा लैंड जो होता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो क्या होता है, फिर से भूमध्य रेखा और मकर रेखा की ओर लौटने लगता है। ठीक, 21 मार्च फिर 23 सितंबर तक वो भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है। तो जो हमारे यहाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर है, तो 23 सितंबर के पास वो ओशियंस के भूमध्य रेखा पर रहता है, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जबकि लैंड का तापमान कम हो जाता है। तो लैंड के तापमान कम होने से, स्थल का तापमान कम होने से वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जबकि हमारे ओशियंस, इंडियन ओशियंस और इधर क्या हो जाता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है, क्योंकि यहाँ का तापमान अधिक रहता है। तो हवाएं जो होती हैं स्थल से सागर की ओर चलने लगती हैं, जिससे दिशाएं उनकी बदल जाती हैं। और चूंकि स्थल से सागर की ओर चलती हैं तो उनमें आर्द्रता यानी कि उनको नमी नहीं मिलती है, इसलिए वो वर्षा नहीं करती। इसलिए भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, जबकि शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। ये हमने बताया था कि जो प्रेशर बेल्ट्स है, वायुदाब पेटियाँ, ये भी खिसकती रहती हैं। जैसे जैसे सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में खिसकता है, वैसे वैसे हमारी वायुदाब की पेटियाँ भी खिसकती रहती हैं, जिनके कारण जो हमारी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है वो उसी से निरूपित होती है। इसी तरीके से सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है तो हमारी वायुदाब की पेटियाँ भी नीचे खिसक आती है, यानी कि दक्षिण की ओर खिसक आती है। जब सूर्य नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है, उत्तर की ओर जाता है उत्तरी गोलार्ध में, तो वो वायुदाब की पेटियाँ ऊपर की ओर खिसक जाती हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं लैंड्स एंड सीज। सी है सागरी व स्थलीय समीप। अब आप देखिए, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था ये आपका भारत का। अब मान लीजिए ये लैंड है और ये कोस्टल एरिया, ठीक है, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं सब में इसका प्रभाव है। ये सागर है और ये स्थल। जैसे भारत का लैंड है तो ये अरब सागर। अब आप देखिए, जब सूर्य की किरणें स्थल पर पड़ती हैं तो जल की अपेक्षा स्थल अधिक जल्दी गर्म भी हो जाता है और अधिक ठंडा भी हो जाता है। अब सुबह जब सूर्योदय होता है और सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं तो लगभग ये प्रक्रिया आपकी 10 से 11 बजे के बीच शुरू होती है। लैंड जो है गर्म होना शुरू हो जाता है, और ये जब लैंड अधिक गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर किस प्रकार का प्रेशर डेवलप होगा? लो प्रेशर, निम्न वायु, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। कंपैरेटिवली उस समय जो हमारा ओशियंस है या सागर है वहाँ पर किस प्रकार का बनेगा? हाई प्रेशर, क्योंकि ये इसकी अपेक्षा यहाँ पर तापमान क्या होता है? ठंडा। अब हमने आपको बताया था कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब सागर से उठकर हवाएं जाने लगी लो प्रेशर यानी कि स्थल,
अब इस हवाएं जो उठ रही इनकी स्थान की पूर्ति करने के लिए लैंड से जो है हवाएं आ रही हैं। इस तरीके से ये एक साइकिल बन गई है, हवाएं चलने लगी। अब चूंकि ये सागर से जाती है, सागर से उठती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सागरी समीर, सी ब्रीजेस कहते हैं। ये प्रक्रिया सुबह 10 से 11 बजे से शुरुआत होती है और 1 से 2 बजे के बीच में अपने चरम पे होती है। ठीक, 1 से 2, 3 तक अपने चरम में रहती है। फिर इसके बाद फिर थोड़ा कम हो जाती है और रात्रि 8 बजे तक प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि सुबह 10-11 बजे से लगा के शाम के 7-8 बजे तक जो हमारी सागरी समीर चलती है। इसके बाद आप इसको बना भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, बना लीजिएगा, एग्जाम में आता है। इसके बाद यही घटना आप रात को देखिए। जब रात सूर्यास्त हो जाता है तो स्थल क्या होता है, ठंडा हो जाता है जल्दी। लेकिन पानी स्थल की यानी कि जल जो है स्थल की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है, तो धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो रात्रि के समय यानी कि 8 बजे के बाद जो है लैंड जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और वहाँ पर कैसा हो जाता है वायदा 5। और लैंड सी में कैसा रहता है, कंपैरेटिवली स्थल की अपेक्षा सागर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गर्म रहते हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही और इसकी पूर्ति करने के लिए सागर से उठ के हवाएं जाती हैं लैंड। तो ये क्या कहलाया हमारा, स्थलीय समीर, लैंड ब्रीजेस। इसका मतलब है कि दिन में जो है हमारे सागरी समीर चलते हैं और रात में स्थलीय समीर चलते हैं। आता है क्वेश्चन लिखने के लिए भी आता है, 60 नोट्स पूछा जाता है कि स्थलीय और सागरी समीर पर आप 60 नोट्स लिखिए या टिप्पणी लिखिए। तो ये बात आपको समझ में आई। अब आप इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है तटीय क्षेत्रों में। क्योंकि आपने देखा कि ऐसी जो मौसमी घटनाएं हैं वो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। ठीक, जैसे जैसे हम लैंड से ज़्यादा दूर जाने लगते हैं तो इनका प्रभाव कम होने लगता है। बना लिया आपने सब, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आप देखिए, आपने सुना होगा कि तटीय जो हमारे क्षेत्र होते हैं ना तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जैसे आप मुंबई में देखते हैं, आप सुनते हैं मुंबई में कभी लोग रजाई नहीं ओढ़ते, कभी स्वेटर नहीं पहनते, सुना है ना आपने। तो उसका क्या कारण है, उसका यही कारण है, स्थलीय और सागरी समीर चलती है। जब बहुत गर्मी पड़ रही है आपके दिन में, तापमान स्थल का अधिक हो रहा है, तो सागर से ठंडी हवाएं आ रही हैं जो कि स्थल के तापमान को कम कर रही हैं। तो फिर टेम्परेचर कम हो गया, तापमान कम हो गया। रात को आप देखेंगे कि क्या है, लैंड ब्रीज चल रही है। जो सागर से ठंडी हवाएं चल रही थी, तो ये हाई प्रेशर, यहाँ से ठंडी हवाएं चली और सागर से गर्म हवाएं। तो सागर से ठंडी हवाएं दिन में आ रही हैं और रात में सागर से गर्म हवाएं आ रही हैं। तो ये तापमान को स्थल के क्या किए हुए, मेंटेन किए हुए, ना तो ज़्यादा कम होने देता है और ना ज़्यादा अधिक होने देता है। इसलिए तटीय क्षेत्र, मुंबई की बात नहीं, कोई भी तटीय क्षेत्र आप चले जाइए, गोवा चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए, ये जितने भी आपके हैं, आपके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, इधर भी, तो ये क्या है, यहाँ पर
तापमान क्या रहता है, एक इवन क्लाइमेट जैसी बनी रहती है, एक सम जलवायु बनी रहती है, ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक ठंडी पड़ती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुंबई में रहने वाले जो रजाई होते हैं, कभी सुना है आपने? जो आप लोगों के जान पहचान में वहाँ रहते हो उनसे आप पूछिएगा, या कहीं के भी तटीय क्षेत्रों में रहते हो, तो वहाँ पर जो होता है मौसम एक समान रहता है, इवन क्लाइमेट रहती है, सम जलवायु रहती है। ठीक, समझ में आ गया आपको? लेकिन सर जी मेडागास्कर में इतनी गर्मी पड़ती है, मेडागास्कर जो देश है हाँ, वो भी वहाँ गर्मी नहीं, मेडागास्कर में देखिए ये तटीय क्षेत्र की बात होती है, आप पूरे देश की बात करें। सर जी वो द्वीप तो पूरे समुद्र हाँ, में द्वीप तो है समुद्र में, लेकिन उसका जो स्थल भाग उसकी भी आप समझिए, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें गर्मी और ठंडी बराबर रहती है, एक जैसे रहता है, लेकिन जो है उसका जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है मेडागास्कर, तो वहाँ पर जो है पूरे वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, पूरे वर्ष भर तापमान कैसा रहता है, अधिक रहता है। तो उस तापमान जब सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लंबवत चमकेंगी लगभग, तो वहाँ का तापमान कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। कैसे? ग्रीष्म ऋतु केवल वहाँ पर। तो आंतरिक भागों में वहाँ पर प्रभाव आपको अधिक ग्रीष्म ऋतु का देखने को मिलेगा, लेकिन जो तटीय क्षेत्रों में वहाँ पर प्रभाव कम मिलेगा देखने को, उसके कंपेरेटिवली कम रहेगा, सम जलवायु रहेगी, एक जैसी जलवायु रहेगी। ये मतलब नहीं कि आपको बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, बहुत अधिक ठंडी पड़ रही है, मतलब ये है कि वहाँ का तापमान जो तटीय उस क्षेत्र में उसकी अपेक्षा कम हो जाएगा, उसकी अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा, माने कि वहाँ पर जलवायु में ज़्यादा अंतर नहीं है, सम जलवायु बनी रहेगी, एक जैसी जलवायु बनी रहेगी। मेडागास्कर में यहाँ की अपेक्षा तापमान ज़्यादा है, लेकिन उसका जो प्रत्येक दिन जैसे हम गर्मी और सर्दी देख रहे हैं, ये वहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा तटीय क्षेत्र में, एक समान जलवायु रहेगी। वहाँ तो वैसे भी केवल एक मौसम रहता है, ये कहने का मतलब है कि वहाँ से जो हवाएं आती हैं वो तापमान को ऊपर लगती हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तो वैसे पूरे वर्ष भर रहती है, पूरे वर्ष भर गर्मी बनी रहती है, लेकिन कंपैरेटिवली जो है वहाँ पर शीत ऋतु कभी भी नहीं पाई जाती, लेकिन जो आंतरिक क्षेत्र है उसकी अपेक्षा जो है वहाँ पर जलवायु एक जैसी। ये सब पश्चिम बंगाल में, हाँ, तटीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में नहीं। अगर आप तटीय क्षेत्रों से अंदर की ओर आएंगे तो उसका प्रभाव कम होगा। ये क्या, हम केवल तटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो कोस्टल एरियाज में सिटी जो है स्थापित है कोई भी। ठीक, अब आप माउंटेन एंड वैली प्लीज देख लें, घाटी और पर्वत सब। मान लीजिए कोई वैली है, नीचे वैली है, ऊपर माउंटेन, और नीचे वैली रीजन है और ये माउंटेन। जो बताने जा रहे हैं आपको वो पर्वतीय व घाटी समूह। माउंटेन एंड वैली। अब आप देखेंगे कि माउंटेन और वैली, आप एग्रीकल्चर वगैरह देखते होंगे तो घाटी क्षेत्र में ही देखते होंगे, वैली रीजन में ही देखते होंगे। माउंटेन में तो तापमान कम रहता है माउंटेनियस एरियाज में, तो उसका जो वैली रीजन होता है, घाटी क्षेत्र होता है, वहीं पर जो है आपको कृषि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। अब जब सूर्य की किरणें सुबह पड़ती हैं तो वैली घाटी क्षेत्र हमारा गर्म होता है,
ठीक, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा वायुमंडल जो है सीधे सूर्य की प्रकाश की किरणों से आकर गर्म नहीं होता, जानते ही हैं। नहीं तो वैसे माउंटेन पहले गर्म हो जाए, वैली जो है बाद में गर्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं। पहले क्या गर्म होता है? हमारी पहले पृथ्वी की सतह गर्म होती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें आती हैं वो 60 वेव्स में आती हैं, लघु तरंगों के रूप में आती है, और उससे हमारी पहले पृथ्वी की सतह गर्म होती है। फिर उसका जो विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण जिसे हम कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, जो लॉन्ग वेव्स में होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, उससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। सीधे वायुमंडल हमारा नहीं गर्म होता। अगर सीधे गर्म होता तो जो स्थिति पाई जाती है कि मैदान ज़्यादा गर्म होते हैं और पर्वत ज़्यादा ठंडे होते हैं, वो उलट जाता है। फिर पर्वत चूँकि पहले ऊंचाई पे रहते हैं, फिर इसीलिए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होती है? कमी होती है, गिरावट होती है। अगर सीधे वायुमंडल गर्म होता तो जो जो पहले पड़ता जाता वही वही गर्म होता जाता, नीचे आते आते तक सबसे ठंडा नीचे ही रहता। लेकिन ऐसा नहीं, आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, उस वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है। इसका तात्पर्य है कि हमारा वायुमंडल सीधे सूर्य के प्रकाश से गर्म नहीं होता है। पहले पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और फिर जो है हमारा वायुमंडल गर्म होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू, पार्थिव विकिरण के द्वारा। इसीलिए अधिकतम तापमान 12 बजे अंकित नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता, सूर्य की सीधे किरणें से वायुमंडल गर्म होता, तो अधिकतम तापमान कब होता? 12 बजे। लेकिन आप अधिकतम तापमान कितने बजे पाते हैं? सबसे ज़्यादा गर्मी आपको कब महसूस होती है? 3 और 4, क्योंकि इतना समय लग जाता है वायुमंडल को गर्म। 12 बजे आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, 3-4 बजे आज कहेंगे कि बहुत तापमान अधिक है, बहुत गर्मी है। और अंकित भी किया जाता है, आप मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर देखते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर कब अंकित किया जाता है? 3 से 4 के बीच में, और मिनिमम टेम्परेचर सुबह 4 बजे के आसपास। आप देखिए 12 बजे आपको इतनी ठंडी नहीं लगती, लेकिन सुबह जब हल्की हल्की ठंडी पड़ती है तो 12 बजे आप चद्दर नहीं ढूंढते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में आप चद्दर ढूंढने लगते हैं कि लाओ चद्दर ओढ़ने, थोड़ा ठंडी लग रही। जबकि कब ठंडी होनी चाहिए थी अधिक? 12 बजे होनी चाहिए थी, लेकिन 12 बजे नहीं, क्योंकि स्थल को ठंडा होने में उतना समय लग जाता है। स्थल जब गर्म होता है तो धीरे धीरे क्या होता है? तापमान का जो ह्रास है वो भी धीरे धीरे होता है। तो जो सूर्य से पृथ्वी गर्म हो चुकी होती है, तप्त हो चुकी होती है, उसको पूरी तरीके से ठंडा होने में जो है 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 12 बजे ना होकर 3 से 4 बजे और 4 से 5 बजे के बीच जो है अंकित किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि वायुमंडल जो है सीधे सूर्य की किरणों से गर्म नहीं होता। इसलिए बता दें कि आपके दिमाग में होगा कि माउंटेन तो पहले से गर्म हो जाएगा, जबकि वैली बाद में गर्म होगी, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर हमारा प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, जिसे हम लोग सामान्य ताप पतन दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। या 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, इसको हम लोग सामान्य ताप पतन दर कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं कि वायु जब सूर्य की किरणें गिरती तो पृथ्वी पर पड़ती है तो ये वैली गर्म हो जाती है, और ये वैली गर्म होकर हवाएं जो गर्म हो जाती है, गर्म होकर क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है। जिसे हम लोग कहते हैं वैली ब्रिज, घाटी समीप।
ये होता है दिन में। रात में क्या होता है, हवाएं ठंडी हो जाती हैं, तो माउंटेनियस एरिया में तापमान कम रहता है। वहाँ की हवाएं जब ठंडी हो जाती हैं तो ठंडी होने के कारण उनका अवतरण होने लगता है, नीचे की ओर प्रवाहित होने लगता है। आप जानते हैं गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी हवाएं नीचे की ओर। तो ये हवाएं रात में माउंटेन से वैली की तरफ, तो इस तरह रात में ठंडी हवाएं चलती जो वैली ब्रीज है, जो माउंटेन ब्रीज कहलाती है। दिन में वैली ब्रीज और रात में माउंटेन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैली समीर और यानी घाटी समीर और पर्वतीय समीर के बारे में 100 शब्द। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम चर्चा करेंगे लोकल इवेंट्स के बारे में, तो स्थानीय पौनों के बारे में। सर यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर का कोई घटना होता है? नहीं बनता क्या नहीं, यहाँ पे मुख्य रूप से जो होता है हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। अब धीरे धीरे जैसे डेवलप हो गया तो वो ठंडी हवाएं नीचे उतरती हैं, फिर वो तो बने, वो तो साइकिल पूरी होती है। तापमान से ही हमारा प्रेशर रिलेटेड हमने आपको पहले ही बताया। लोकल वेट्स, स्थानीय पौने। स्थानीय पौने जो है उनका प्रभाव सीमित क्षेत्र में रहता है। जब वायुदाब क्षेत्र जो होते हैं जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र और निम्न वायुदाब क्षेत्र किसी विशेष क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं, तो वहाँ पर हवाएं जो होती हैं जो प्रभावित होती हैं वो पर्टिकुलर उसी विशेष क्षेत्र को प्रभावित करती है। जैसे आपने गर्मियों में अपने यहाँ देखा होगा लू चलती है, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो पर्टिकुलर उत्तर भारत में चलती है, पाकिस्तान में चलती है। तो इस तरीके से ये पूरे प्लैनेट पे यानी कि पूरे विश्व को प्रभावित ना करके किसी निश्चित क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, किसी देश के निश्चित क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनको लोकल इवेंट्स कहा गया है, स्थानीय पौने। अब हम जो स्थानीय पौने आपको बता रहे हैं वो आपको वर्ल्ड के मैप में पता बनाकर आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर कौन सी पौने प्रभावित होती, खास तौर से जो मतलब इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो पौने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आप वर्ड का मैप बना लें।
कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे। पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और फिर एशिया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। हाँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जो रॉकी माउंटेन है यहाँ पर आप चिनूक मिलती है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, जो रॉकी माउंटेन है। कंट्री तो आप लोग जान ही रहे, यूएसए, रॉकी माउंटेन नॉर्दर्न, चिनूक बहुत आता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वार्म एयर है चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं चिनूक। डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब क्या है? हाँ, ये ऐसे जो है उतरती है आती है। ये राखी पर्वतीय क्षेत्र स्टूडेंट वार्षिक में ऐसे आप ऐसे बना लीजिए। चिनूक, चिनूक, नॉर्दर्न, सैंटाना, दक्षिणी कैलिफोर्निया। है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये कैलिफोर्निया, दक्षिण कैलिफोर्निया में है। हाँ, सैंटाना ये लिख दिया। सदर्न कैलिफोर्निया, ब्लैक रोलर ब्लैक प्लेन चलती है यहाँ पर। ब्लैक रोलर जो ग्रेट प्लेन, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही ग्रेट प्लेन है, या इसको प्रेरी रीजन भी आता है एग्जाम में कभी। प्रेरी रीजन, ग्रेट प्लेन और प्रेरी क्षेत्र। हाँ, घास का मैदान है। सही मायने में ग्रेट प्लेन में बड़े मैदान में चलती है, और प्रेरी रीजन जो है वहीं पर। तो प्रेरी रीजन में भी एक बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हमने आपको प्रेरी क्षेत्र बता दिया, लेकिन शुद्ध ग्रेट प्लेन सब यूज किया जाता है। एग्जाम में चूँकि पूछ लेते हैं तो आप, लेकिन ये ग्रेट प्लेन प्रेरी एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। नॉर्'ईस्टर, नॉर्'ईस्टर
नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ये उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र पर चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे लीबिया ग्रीनलैंड है। NIGEA है ग्रीनलैंड। नॉर्टे चलती मैक्सिको और सेंट यानी कि मिडिल अमेरिका में नॉर्टे, मैक्सिको और सेंट्रल एशिया या मिडिल एशिया, मिडिल अमेरिका कर दीजिए तो सब आ जाए। नॉर्टे, नॉर्टे मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। अगर आप मध्य अमेरिका कर देंगे तो सब आ जाएगा, मिडिल अमेरिका। और अगर मैक्सिको और केंद्रीय अमेरिका करेंगे तो ये निकारागुआ और कोस्टारिका में आकर पाप गए। पापा गए निकारागुआ और कोस्टारिका। निकारागुआ एंड कोस्टारिका, सेंट्रल अमेरिका। निकारागुआ निकारागुआ और कोस्टारिका। ये आपके भारत अमेरिका और मिडिल अमेरिका। पेरो अर्जेंटीना में, खास तौर से जो पंपास रीजन पाया जाता है, खास इसी के नाम पर पड़ा पैरो अर्जेंटीना।
खास तौर से पंपास रीजन में। अर्जेंटीना में जोंडा चलती है आपकी, जोंडा। कार्पिंटेरो, ब्राज़ील के जो दक्षिण अटलांटिक तटीय क्षेत्र है वहाँ, सर जोंडा ब्राज़ील है, ये आप जान रहे अटलांटिक क्षेत्र है, तो अटलांटिक तटीय क्षेत्र में ब्राज़ील के दक्षिणी भाग का जो अटलांटिक तटीय क्षेत्र है वहाँ कार्पिंटेरो। यही ब्राज़ील में मीनू आइने, मीनू आइने ब्राज़ील। ब्राज़ील में साउथ, ब्राज़ील का जो साउथ अटलांटिक रीजन है ये हवाई आइलैंड में कोना प्रवाह, कोना हवाई आइलैंड, कोना KONA लिख लिया आपने? सर ये ऊपर में ये हवाई आइलैंड है, ये हवाई आइलैंड, हवाई द्वीप जो है हवाई द्वीप। जैसे सिनूक बहती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसी तरीके की वारमेयर जो है यूरोप में आल्प्स पर्वत के सहारे बहती है, जिसे हम लोग फॉन कहते हैं। फॉन अगर पर्टिकुलर देश पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड, ये तो आल्प्स रीजन में है। आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में, आल्प्स रीजन, पर्टिकुलर कंट्री का नाम स्विट्जरलैंड, फान। चिनूक को स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है, चिनूक को स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जब वो ढाल में उतरती है तो
गर्म होने का, चूँकि हवा गर्म रहती है तो वो जो बर्फ़ जमी रहती है उसको पिघलाती है, और उसके पिघलने से जो जल प्राप्त होता है वो एग्रीकल्चर में सीन्यूक को स्नो हीटर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आता है कहने सीन्यूक को हम लोग स्नो हीटर भी कहते हैं। सवाल हो गया और एक कहाँ पर तो गलत बना। यहाँ पर इटली के एड्रियाटिक जो तट है, एड्रियाटिक सागर है, उस तट के सहारे जो बहती हवा उसको गोरा कहते हैं। गोरा इटली, इटली में एड्रियाटिक सागरी तट के सहारे गोरा बाइस और मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन। बाइस और मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन कोल्ड एयर है, फ्रांस और स्पेन। और 22 स्पेन और फ्रांस। अगर एक एक देश के नाम आते हैं तो मिस्ट्रल में फ्रांस लगाना है, 22 में स्पेन। लीवेंटर भी स्पेन में ही रहते हैं। लीवेंटर स्पेन। लीवेंटर स्पेन। लीवेंटर लिखा नहीं दिख रहा है, स्पेन। मेडिटेरियन रीजन में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसमें टारमेंटो टारबोन कहने, ये आपका भूमध्य सागरीय जो रीजन है। ये यूरोप का ये भूमध्य सागर यहाँ पर है। अभी याद दिला दीजिएगा, हमको आपको ये भी बताना है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, ग्रीष्म ऋतु क्यों नहीं होती। हवाएं जैसे ही बता लें आप हमको बताइए, नहीं तो छूट जाएगा। हेल्म इंग्लैंड में हेल्म,
भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये भूमध्य सागर है, क्योंकि इस क्षेत्र के जितने तटीय क्षेत्र है वहाँ पर प्रभावित है। लिख लिया। अब आपको अफ्रीका की हवाएं बताएं। हेल्म इंग्लैंड लिख दिया इंग्लैंड। अब विली विली एक तरीके साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया विली, वो जब साइक्लोन पढ़ाएंगे तो हवा में विली वाव चलती है, विली वाव, लेकिन वो आलूशियन आइलैंड में चलती है या यहाँ पर ही है, ये जो दोनों जुड़े होते हैं इस क्षेत्र में विली वाव, विली विली एक तरह की साइक्लोन है जो ऑस्ट्रेलिया में। अभी बता देंगे इसको विली वाव है जो हवा है। अफ्रीका की हवा आप देख लीजिए, सिराको बहुत इंपॉर्टेंट हवा है, सिराको जो नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, खासतौर से सहारा रीजन से चलती है। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि कहते हैं इटली में ब्लड रेन होती है, सुना है कि नहीं सुना? पूछा जाता है छोटे छोटे, जब हम लोग थे तब भी जो है बस में लेके आते नहीं जनरल नॉलेज वाली को, वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ खून की वर्षा होती है, कहते हैं, पूछते हैं। अब तो कम पूछते, पहले जब हम लोग गए आज से 10 साल 15 साल पहले, खून की वर्षा कहाँ होती है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ खून की वर्षा होती है, ब्लड रेन होती है, क्या कहा जाता है? उत्तर बताते थे इटली। क्या बताते थे? इटली। तो वास्तव में क्या ब्लड की वर्षा होती है वहाँ? नहीं होती। एक्चुअली है क्या, ये सिराको जो हमारी है ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, ये इटली है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, ऐसे हवाएं चलती है। ये सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट। जब वो हवाएं चलती है तो अपने साथ लाल रंग के जो है पार्टिकल्स लेके जाती है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे, उसी को लेके जाती है। यहाँ से कोई वार्म एयर रहती है, ड्राई एंड वार्म एयर रहती है। इसके बाद जब ये मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर से होकर चुकी जाती है तो ये आर्द्र हो जाती है, वेट एंड वार्म हो जाती है, और विद द रेड डस्ट पार्टिकल के साथ। और ये जाके जब इटली के तट पर पहुंचती है, टकराती है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो वर्षा करती है तो वो लाल रंग की वर्षा। इसी को हम लोग कहते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ खून की वर्षा होती है, ब्लड रेन होती है। ठीक, ये कारण होती है इटली में, जिसको ब्लड रेन कहते हैं, लेकिन उसका कारण ये। ठीक, इसी तरीके से हरमट्टन यहीं पर पाई जाती है, सहारा रीजन में। हरमट्टन, नॉर्थ अफ्रीका, सहारा रीजन, हरमट्टन। हरमट्टन नॉर्थ अफ्रीका, सहारा मरुस्थल, ये लिखा है नॉर्थ अफ्रीका, सहारा मरुस्थल। चिली, ट्यूनीशिया, चिली,
ट्यूनीशिया, गिबली लीबिया, गिबली लीबिया, गिबली, कहीं पर GIBLI, कहीं पर GHI मिल सकता है आपको। गिबली, डॉक्टर गिनी, डॉक्टर गिनी तक, वर्ग साउथ अफ्रीका, वर्ग साउथ अफ्रीका, हाँ दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका देश है वहाँ पर वर्ग, वर्ग, वर्ग दक्षिण अफ्रीका, खमसेन इजिप्ट, खमसेन इजिप्ट मिस्र, खमशिन आता है बहुत ज़्यादा, खमशिन इजिप्ट मिस्र, सिमूम अरब डेजर्ट, सिमूम अरब मरुस्थल जो है, ये अरब डेजर्ट, अरब मरुस्थल, सामल इराक और गल्फ ऑफ पर्शिया, सामल खासतौर से इराक या गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शिया की जो खाड़ी, इराक या ये गल्फ ऑफ पर्शिया, ये पूरी गल्फ पर्शिया की खाड़ी, इराक, सराकी मिडिल ईस्ट, मध्य ईरान वगैरह सब, सराकी मिडिल ईस्ट, सराकी मध्य
हाँ मध्य पूर्व, इसलिए पूरे क्षेत्र ईरान है, इराक है, ये सब लोग। ठीक, ब्लिज़ार्ड साइबेरिया में रहती है, ब्लिज़ार्ड या ईस्ट एशिया भी कहते हैं ब्लिज़ार्ड। पुरगा साइबेरिया में है, ब्लिज़ार्ड पुरगा। बुरान सब ईस्ट एशिया में है, साइबेरिया की हवाएं, ठंडी हवाएं। पुरगा, ब्लिज़ार्ड, बुरान। काराबुरा सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। कारा पाकिस्तान और भारत में नहीं। यहीं पे बहती एक मालाबार कोस्ट एलिफेंटा। मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। नू पाकिस्तान और भारत। यामा जापान, उरोशी जापान, उरोशी यामा, दोनों जापान में पाई जाती क्वांटम में। यामा हॉन्शू आइलैंड जापान में है। उरोशी और यामा, यामा इंपॉर्टेंट, यामा पूछा जाता है। ओरोशी और हॉन्शू आइलैंड क्या एलिफेंटा मालाबार। हाँ, केरल का जो आप जानते हैं, जो अरब सागर का तटीय क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र मालाबार क्षेत्र है। काराबुरा में उत्तर क्या है? ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया। ब्रिकफील्डर ब्रिकफील्डर और सदर्ली वुस्टर। ये तीन दोनों जो है वहाँ पर पाई जाती है, सदर्ली वुस्टर, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, और ब्रिकफील्डर।
दक्षिणी बूस्टर भी कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया। और आपका नॉर्थ वेस्टर्न न्यूजीलैंड। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट न्यूजीलैंड। कुछ क्वेश्चन है वो आपको। ये दक्षिणी गोलार्ध में हमारी रोअरिंग 40s और फ्यूरियस 50s और श्रृंगिक 60s चलती है। गरजता 40, दहाड़ता 50 और चीखता 60 बोलते हैं। रोअरिंग 40s गरजता 40। ये आपकी पछुआ हवाएं नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब ये यहाँ पे चूँकि लैंड नहीं है, मतलब ये सब जगह चलती है। हाँ, ये चूँकि यहाँ पर लैंड नहीं है, स्थल नहीं है, तो इसलिए जो है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप देखते हैं फ्रिक्शन, घर्षण भी हमारी हवाओं की दिशाओं को प्रभावित करता है, उनकी स्पीड को प्रभावित करता है। जैसे आप खुले मैदान में चले जाइए, जब आंधी आती है तो आपको कितनी तेज़ आंधी आती है, कितना तेज़ आपको उसका असर दिखाई देता है, उसकी वेलोसिटी। लेकिन वही जब आप बस्ती के अंदर रहिए तो आपको उसकी स्पीड कम महसूस होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। तो यहाँ पर चूँकि लैंड नहीं है, स्थल नहीं है, तो अबाध रूप से ये चलती है, बहुत तेज़ी से इनकी स्पीड रहती है, जिनको 40 अंश अक्षांश के आस के पास गरजता 40 कहा जाता है, रोअरिंग 40s। 50 अंश अक्षांश के पास दहाड़ता 50 कहा जाता है, और 60 अंश अक्षांश के पास श्रिंकिंग 60, चीखता 60 कहा जाता है। ये केवल दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति है। तो उत्तरी गोलार्ध में आप चूँकि लैंड है, उत्तरी गोलार्ध में आप देख रहे हैं स्थल है, लेकिन इस समय ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थल नहीं पाया। ठीक, तो ये थी आपकी विंड्स। हम जल्दी से आपको बता दें। क्यों जो है ग्रीष्म में वर्षा जो है मेडिटेरियन में नहीं होती। अगर आप ये ग्लोब देखेंगे तो ये 23.5 है आपकी कर्क रेखा, और ये 23.5 साउथ मकर रेखा, 0 अंश इक्वेटर, नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा की जो स्थिति होती है वो कितने के पास पाई जाती है? 30 से 40 अंश के आसपास पाई जाती है। ये जो स्थिति जो ये तटीय क्षेत्र किसके बीच में? 30 अंश से 40 अंश। अब हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी पेटियां होती हैं। जो प्रेशर बेड्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है?
ये तो इक्वेटर के पास की हो गई, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ये कितनी होती है? 30 से 35, और ये 60 से 16। तो ये लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब गर्मियों में क्या होता है कि ये जो हाई प्रेशर बेल्ट्स है ये और ऊपर की ओर खिसक जाती है। हमने कहा था कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थवर्ड मूवमेंट जब होता है, उसका उत्तर दिशा में मूवमेंट होता है, तो हमारी प्रेशर बेल्ट्स भी ऊपर की ओर जाती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जाता है, यानी कि जब 21 जून के बाद दक्षिण की ओर आने लगता है, तो उसका प्रेशर बेल्ट्स भी दक्षिण की ओर आने लगती है। अब आप देखिए, ये जो आपका है 30 से 40 अंश के बीच में, तो ये जो वायुदाब की पेटियाँ नॉर्थवर्ड जब मूवमेंट होता है, तो ये कहाँ चली जाती हैं? और ऊपर तक चली जाती हैं, 40-45 तक पहुँच जाती हैं। ये हाई प्रेशर बेल्ट। सो हम लोग क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल ओपोज टू वायुदाब की पेटी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? नहीं समझ रहे हैं? ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक, ये अफ्रीका के तटीय क्षेत्र है और ये आपके यूरोप के तटीय क्षेत्र। अब ये जो वायुदाब की पेटी थी 30 से 35 में, ये कहाँ पहुँच गई? 40 से 45 पहुँच गई, क्योंकि अब ये ऊपर की ओर मूव कर रही गर्मियों में। अब आप देखिए हवाएं कहाँ से चलती हैं? ये कहाँ से चलती है? ऐसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यानी कि ये जो रीजन है, ये किस प्रकार की हवाओं के संपर्क में आ गया? पूर्वी हवाओं के संपर्क, जो कहाँ से चल रही है? लैंड से ओशियन की ओर चल रही है, स्थल से सागर की ओर चल रही है। नहीं समझ में आ रहा? ये जो वायुदाब की पेटी थी एग्जैक्ट इसके आसपास है, 30 से 40 अंश ये, 30 से 35 अंश ये। अब जब सूर्य, जब हमने बताया कि 21 जून तक कर्क रेखा पर पहुंचता, तो ये वायुदाब की पेटियाँ और ऊपर की ओर खिसक जाती है। अब जब ऊपर की ओर खिसकी, तो इसकी स्थिति आ गई आपके यहाँ पे 40 से 45 के बीच में। जो 30 से 35 में वायु प्रेशर की बेल्ट थी, वो कहाँ पहुँच गई? 40 से 45 तक। अभी ये एकदम यहीं पर, ये अभी पेटी यहाँ पर, लेकिन नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से ये कहाँ पहुँच गई? ऊपर पहुँच गई। अब हवाएं तो आप देख ही रहे कैसे चल रही, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही। यानी कि अगर जल और स्थल की बात करें तो ये सब ओशियन है, और ये यूरोप का क्षेत्र। ये हवाएं कहाँ से चलने लगी? लैंड टू ओशियन चल रही है, क्योंकि ये क्षेत्र पूर्वी हवाओं के संपर्क में, ईस्टर्ली विंड्स के संपर्क में है। अब जब हवाएं स्थल से सागर की ओर चलेंगी, तो आप जानते हैं उनमें आर्द्रता नहीं रहेगी। कि रहेगी? आर्द्रता नहीं रहेगी, क्योंकि वो शुष्क रहेंगे। हाँ, क्योंकि स्थल से सागर की ओर चलेंगे। तो जब शुष्क हवाएं रहेंगी जो स्थल से सागर की ओर चल रही, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं हो पाती। आई बात समझ में आपको? अब जब यही 30 से 35 और 60 से 65 और नीचे खिसक आती, इसी ऋतु में हमने कहा कि ये प्रेशर बेल्ट और नीचे चली जाती। समझ में आई बात? शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएगा, तो ये पेटियाँ और नीचे खिसक आती हैं। यही 30-35 की पेटी और नीचे चली जाती है, और ये 60 से 65 वाली भी और नीचे आ जाती है। समझ रहे मेरी बात? अब हवाएं कैसे चल रही? पछुआ हवाओं के संपर्क में आ गए। अब ये हवाएं कैसे चलने लगी? ओशियन टू लैंड चलने लगी। कहने का तात्पर्य है कि वो ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में था, अब किसके क्षेत्र में? पश्चिमी हवाओं के क्षेत्र में, प्रभाव क्षेत्र में। अब पश्चिमी हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, यानी कि ओशियन टू लैंड जा रही है, और अपने साथ आर्द्रता लेकर जा रही है।
जो कि हमारे जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन है, भूमध्यसागरीय यूरोप का क्षेत्र, वहाँ जाकर वर्षा बरसती है। आई बात यही समझ, मैं तो हम फिर से बता रहे हैं। हाँ, दोबारा आप देखें, आप ये देख रहे हैं कर्क रेखा है, ये आप देख रहे हैं कर्क रेखा है, देखा ना 23.5 ये सब कर्क रेखा है, यहाँ से होकर गुजर रही है, ठीक, अफ्रीका। अब ये वाला 6 समझे 30 यहाँ पर आएगा और 40 यहाँ पर आएगा, ठीक। यानी कि जो भूमध्यसागरीय रीजन है पूरा, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? 30 अंश से 40 अंश आ रहा है। अभी 23.5 तो आपको दिख रहा है ना कर्क रेखा, तो इसके ऊपर एक 30 होगा, ये भूमध्य सागर है पूरा, तो ये 30 से 40 के बीच में तो ये क्षेत्र आपको दिखेगा, बढ़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब जो वायु प्रेशर की बेल्ट होती है, ये भूमध्य रेखा वाली हो गई, और ये 30 से 35 की हो गई, और ये 60 से 65 की, और ये ऊपर ध्रुवी हो गई। तो ये 30 से 35 वाली और ये 60 से 65, इससे मतलब है हमको, और ज़्यादा मतलब नहीं। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जून के समय में सूर्य 21 जून को सूर्य हमारे कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। इसी तरह पेटियाँ भी जैसे जैसे सूर्य भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाता है, तो वैसे वैसे हमारी वायुदाब की पेटियाँ भी ऊपर की ओर जाती हैं। अब ये पेटी पहुँच गई यहाँ, जो पेटी 30 से 35 के बीच में थी, जो कहाँ पहुँच गई? 40 से 45 के बीच में पहुँच गई, समझ गए? अब हवाएं इससे कैसे चल रही हैं? ये ऐसे चल रही हैं, तो हवाएं कैसे आएंगी? स्थल से सागर की ओर आएंगी, यानी कि इस समय पूर्वी हवाओं के संपर्क में, प्रभाव क्षेत्र में आएंगे। आई बात समझ? जबरदस्ती हाँ ना करें, फिर से नहीं समझ? हाँ, तो ये जो हवाएं ये और ऊपर चला जाएगा, तो हवाएं पूर्वी हवा, ये सब पूर्वी हवाएं हैं, तो पूर्वी हवाएं कैसे चलती हैं? पश्चिम से पूर्व चलती हैं, अरे पूरब से पश्चिम चलती हैं। तो अब ये हवाएं लैंड से ओशियन में आ रही हैं। अब जब हवाएं स्थल से सागर की ओर चलेंगी तो उनमें नमी तो रहेगी नहीं, तो वो वर्षा नहीं करेगी। समझ गए कि ग्रीस मृत में क्यों वर्षा नहीं? क्योंकि ये पछुआ हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। पछुआ हवाएं कैसे चलती है? पूर्व से पश्चिम चलती है, और पूर्व से जब पश्चिम चलने का मतलब है कि स्थल से सागर की ओर चलती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य पहुंचेगा, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेगा, यानी कि 23 सितंबर के बाद वो नीचे की ओर जा रहा है, तो ये वायुदाब की पेटियां भी नीचे आ जाएंगी, ये और नीचे आ गई, और ये जो 60 से 65 वाली थे वो और नीचे आ गए। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये 60 से 65 वाली जो ऊपर थी वो यहाँ आ गई, ये वाली, ये और नीचे आ गई। अब ये हवाएं कैसे चल रही है? पश्चिम से पूर्व चल रही है, ठीक। अब ये हवाएं जो पश्चिम से पूर्व चलेंगी, कहाँ से? 30 से 35 से। अब ये हवाएं ऐसे जा रही है, वो जो ऊपर था वो 30 से 35 नीचे आ गया, अब ये ऊपर की ओर जा रही है, ओशियन टू लैंड जा रही है। तो अपने साथ आर्द्रता लेकर जाएंगे, तो इसलिए शीतकाल में वर्षा होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि पेटियों के मूवमेंट के कारण, पेटियों के स्थानांतरण के कारण ग्रीष्म ऋतु में हवाएं, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र का क्षेत्र होता है, वो पूर्वी हवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। जो हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती है, पूर्व से पश्चिम चलती हैं, दूसरे शब्दों में वो स्थल से सागर की ओर चलती है, जो आर्द्रता युक्त नहीं होती है, नमी युक्त नहीं होती है, इसलिए वो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं कर पाती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणावर्त होने के कारण, यानी कि दक्षिण दिशा में स्थानांतरण के कारण हमारी जो वायुदाब की पेटियां हैं
वो और नीचे आ जाती है। उपध्रुवी पेटी नीचे आ जाती है और जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी वो भी और नीचे आ जाती है। इस समय ये क्षेत्र जो होता है वो पश्चिम हवा या पछुआ हवाओं के संपर्क में आ जाता है, के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। और ये हवाएं कैसे चलती हैं? पश्चिम से पूर्व चलती हैं, यानी कि ये हवाएं ओशियन टू लैंड चलती हैं, महासागर से स्थल की ओर चलती हैं। जो ओशियन से होते हुए जाती हैं तो अब आर्द्रता युक्त होती हैं, नमी युक्त होती हैं, और ये आर्द्रता युक्त होने का जब स्थल पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर वर्षा होती है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है जबकि शीत ऋतु आर्द्र होता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सीधे सीधे पूछते हैं कि किस जलवायु क्षेत्र में जो है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, शीत ऋतु में। और दूसरा पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती। तो क्या कारण है? पेटियों का खिसकाव, वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के कारण, मूवमेंट के कारण जो है ग्रीष्म ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र पूर्वी हवाओं के संपर्क में आ जाता है, जो स्थल से सागर की ओर चलती हैं, जिन आर्द्रता युक्त जो नहीं होती हैं, ड्राई होती हैं, शुष्क होती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। जबकि शीत ऋतु में पेटियों के दक्षिण की तरफ खिसकाव होने के कारण भूमध्य सागरीय का जो क्षेत्र है वो पछुआ हवाओं के संपर्क में आ जाता है, पछुआ हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं। दूसरे शब्दों में वो सागर से स्थल की ओर चलती हैं, जो अपने साथ नमी लेकर स्थल पर पहुंचती हैं और वर्षा। आगे बात समझ ना समझ में आया तो पूछ लो, क्वेश्चन आंसर कराने का समय तो है नहीं, और 47 हो गया। अब दूसरे टीचर वेट कर रहे होंगे। लेकिन चिनूक के बारे में से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकल विंड ऑफ यूएसए, कौन सी जो है स्थानीय पवन संयुक्त राज्य अमेरिका की है? पहला चिनूक, दूसरा फान, तीसरा हरमट्टन और चौथा मिस्ट्रल। क्या होगा आंसर? चिनूक। दूसरा पूछा गया खमसिन विंड इज अ लोकल विंड ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज, जो खमसिन हवा है वो निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय हवा है? अर्जेंटीना, ट्यूनीशिया, इजिप्ट और लीबिया। अगला पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल बेल्ट इज नोन एज द रोरिंग फोर्टीज, कौन सी अक्षांश की पेटी जो है वो गरस्ता चालीसा के नाम से जानी जाती है? पहला आंसर है 40 से 50 अंश दक्षिणी अक्षांश, 0 से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 50 से 60 अंश दक्षिणी अक्षांश और 3 से 45 अंश दक्षिणी अक्षांश। 40 से 50 अंश। चलिए एक और बता दीजिए बस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड्स, निम्न में से कौन सी जो है ठंडी स्थानीय पवन है? सेंटा आना, चिनूक, मिस्ट्रल और जोंडा, कौन सी? मिस्ट्रल। आपको बताया था ना, मिस्ट्रल और 22 ये ठंडी। नेक्स्ट देख लीजिए। और द ड्राई विंड्स इन द लीवॉर्ड साइड ऑफ द रॉकीज, ठीक, जो पवनमुखी हवाएं रॉकी क्षेत्र में चलती हैं उन ड्राई विंड्स को क्या कहा जाता है? नंबर 1 है मिस्ट्रल, नंबर 2 जोंडा, नंबर 3 सिराको, नंबर 4 चिनूक। क्या हो? समय हो गया 50। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको वेजिटेशन पढ़ाएंगे।